हेलो स्टूडेंट, आपका विन कोचिंग में फिर से स्वागत है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज डायबिटीज़ मेलाइटिस का 4 पार्ट लेके आए हैं और इसके अंदर कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। जो CHO के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से लेकर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करने वाले हैं आज कुछ बचे हुए टाइप्स डायग्नोसिस की बात करेंगे और वो कौन से हैं। ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन FAST-C टेस्ट है और ये टेस्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार एम्स की एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन FAST-C टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HbA-FAST-C टेस्ट। ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन जो टेस्ट है, ये टेस्ट हीमोग्लोबिन की जो प्रेजेंस है, यानी कि ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जो ब्लड ग्लूकोज है, जो ब्लड में अंदर जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। वो बाइंड करने की कैपेसिटी को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रकार के टेस्ट को बोलते हैं HbA-FAST-C टेस्ट। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन इन ब्लड ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ब्लड का ग्लूकोज है वो बाइंड होता है और वो कितना परसेंट होता है, वो परसेंट हम यहाँ पे इंडिकेट करवाएंगे कि पर्सन्स के डायबिटीज है या नहीं है, या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो, हीमोग्लोबिन HbA-FAST-C इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कितना अच्छा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, बी कंट्रोल फॉर द प्रायर 3 to 4 मंथ। ये टेस्ट कितने टाइम तक करवाते हैं स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये 3 से 4 महीने का टेस्ट होता है, 3 से 4 महीने के टेस्ट होते हैं। उसमें हम हर मंथ से HbA-FAST-C का परसेंट चेक करते हैं कि हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना परसेंट ब्लड के ग्लूकोज को बाइंड करता है और कैरी करता है, उसको चेक करवाया जाता है। तो इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है। यस, तो नो नीड टू द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, देखो, जब नॉर्मल है HbA-FAST-C, तो उसमें कितना परसेंट आएगा, 5.7% से भी कम। यदि हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड बाउंडिंग है तो ये नॉर्मल है, ये डायबिटीज की कंडीशन नहीं, ये नॉर्मल की कंडीशन है। और नेक्स्ट वन है प्री डायबिटीज के अंदर 5.7 से 6.4%, 5.7 से ज़्यादा 6.4 तक की परसेंट की जो वैल्यू इंडिकेट करवाएगा HbA-FAST-C, ये प्री डायबिटीज। और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला स्टूडेंट, यदि 6.5 से ज़्यादा हो जाए तो कौन कन्फर्म हो जाएगा, डायबिटीज कन्फर्म हो जाएगा। यदि 6.5 से ज़्यादा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है तो कन्फर्म होता है। ठीक है, तो 5.6 या फिर 7-8 जो भी परसेंट इंडिकेट करवा रहे हैं वो सारे डायबिटीज के हैं। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखती है। ऐसे भी याद नहीं रखे जाए तो शॉर्ट में से डाल सकते हो कि 57, 64 और 65, ये 3 वैल्यू याद रखनी है। 57, 64, 65। 57 किसको नॉर्मल को बोलेंगे, 64 किसको प्री डायबिटीज को बोलेंगे, 65 किसको डायबिटीज को बोलेंगे, 65 किसको डायबिटीज को बोलेंगे। तो ये नॉर्मल है जो 5.7 से कम है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी पर्सन का HbA-FAST-C 6.5 से ज्यादा है, कौन सी कंडीशन, डायबिटिक की कंडीशन। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि HbA-FAST-C की वैल्यू 5.7 से ज्यादा है, प्री डायबिटीज, 5.7 से कम है, नॉर्मल है। तो तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। ये HbA-FAST-C 3 से 4 महीने की डाटा कलेक्ट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की नीड नहीं होती है। क्लियर? ओके, देखो, इस डायग्राम से और इजी क्लियर होगा कि ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन का एरो है, ये नॉर्मल है कि जिसमें ब्लड ग्लूकोज का जो परसेंट है वो 5.7% है। तो ये कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन है। ये जो आपको येलो दिख रहा है
येलो दिख रहा है ये प्री डायबिटीज है, इसमें 5.7 से 6.4, 5.7 से 6.4% आ रहा है, परसेंट आ रहा है तो किसका कंडीशन, प्री डायबिटीज का। और 6.5 से ज़्यादा 7 है, 8 है, 9 है, वो परसेंट किसको इंडिकेट करवाएगा, डायबिटीज को इंडिकेट करवाएगा, वो डायबिटीज को इंडिकेट करवाएगा। तो 3 डाटा याद रखने हैं, तीनों से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो 5.7 से कम, 5.7 से ज़्यादा और 6.5 से ज़्यादा, ठीक है, तीनों वैल्यू आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये HbA1c जो डायबिटीज को चेक करने के लिए यूज करवाते हैं। अब हम बात डायग्नोसिस के बाद में बात करें कि डायबिटीज की कंडीशन का तो हम पता चल गया कि पर्सन्स के डायबिटीज है, तो उसको अब ट्रीट भी करना है, ठीक है। तो ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन। लेकिन स्टूडेंट याद रखना कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन मुंह से खाने वाली ड्रग है, तो खाने वाली ड्रग किसको दे सकते हैं हम, फास्ट वाली को नहीं दे सकते भाई। जो डायबिटीज फास्ट वाली कंडीशन है उसको तो आप मेडिसिन खिला ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन बना ही नहीं। मेडिसिन खिला के किसको स्टिमुलेट कराओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यदि इंसुलिन बना ही नहीं तो फास्ट वाले के अंदर मेडिसिन काम नहीं करने वाली है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर मेडिसिन दी जाती है। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन कौन सी डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन दी जाती है। क्लियर है स्टूडेंट। देखो इसके अंदर ड्रग है, ये ड्रग पहली कौन सी दे रहे हैं, सल्फोनेल यूरियाज। सल्फोनेल यूरियाज मेडिसिन है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, जिसको पर्सन्स को ओरली खिलाया जाता है, ओरली खिलाया जाता है। ये क्या करता है कि स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बीटा सेल जो सबसे ज़्यादा पेनक्रियाज के टेल में थी, उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। और बीटा सेल स्टिमुलेट होते ही किसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी, इंसुलिन का। और हमको तो इंसुलिन नहीं चाहिए भाई, इंसुलिन मिल गया तो भगवान ही मिल गया हमारे लिए। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा देंगी, और इंसुलिन का प्रोडक्शन होते ही जो ब्लड में ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, सेल में चला जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, डायबिटीज को ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस रखे जाते हैं स्टूडेंट। वो प्रिकॉशंस क्या है कि सल्फोनिल यूरिया को जब पर्सन ले रहा है उसके दौरान एल्कोहल नहीं लेना है। यदि सल्फोनिल यूरिया ड्रग ले रहा है और उसने एल्कोहल इनटेक कर लिया है, तो वो रिएक्शन आएगी जिसको बोलेंगे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कैसी होती है कि डाइसल्फिराम ड्रग है, आपको पता है, जो एल्कोहल छुड़ाने के लिए काम में आती है। जो पर्सन लंबे समय से एल्कोहल पीता जाता है तो घर वाले परेशान होते हैं, बोले कुछ ऐसा ड्रग दे लेके आओ जो इससे एल्कोहल छूट जाए। तो ये एल्कोहल छुड़ाने वाली ड्रग है डाइसल्फिराम। क्या करेंगे, हम डाइसल्फिराम खिलाएंगे और पर्सन फिर एल्कोहल पिएगा तो क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेगा, जैसे पर्सन के चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, जो कुछ पिया है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। यानी कि ये ड्रग खाने के बाद में एल्कोहल जो स्टोमक में चला गया वो एल्कोहल को वापस बाहर निकाल के छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा नहीं है। तो नोजिया वोमिटिंग करवाएगी, चेस्ट में पेन करवाएगी, और इस प्रकार की रिएक्शंस में पर्सन्स के हेडेक होने लग जाता है, ठीक है। हेडेक होना, चेस्ट में पेन होना, नोजिया वोमिटिंग, ये सारे डाइसल्फिराम ड्रग की रिएक्शंस होती है। लेकिन यहाँ पे यदि आप एल्कोहल यूज कर लिया सल्फोनिल यूरिया के साथ, तो सेम डाइसल्फिराम की लाइक रिएक्शन आएंगी। तो याद रखना इन ड्रग्स के साथ एल्कोहल नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो सल्फोनिल यूरिया कैन कॉज डाइसल्फिराम टाइप रिएक्शन व्हेन एल्कोहल इज इंजेस्ट, व्हेन एल्कोहल इज इंजेस्ट। तो क्लियर होगी बात कि इन ड्रग्स के साथ एल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। पहले ड्रग्स की बात कर ली, सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट कराने का काम करती है स्टूडेंट, ये स्टिमुलेट करवाएगा बीटा सेल्स को, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा देगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ड्रग है बिग्यूनाइट। नेक्स्ट ड्रग है बिग्यूनाइट्स ड्रग। और बिग्यूनाइट्स ड्रग्स क्या करती हैं, सप्रेस हिपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, हिपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि लीवर क्या करता है, जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसका
बॉडी के अंदर क्या करता है, वापस यूज करवाता है, यूटिलाइज करवाता है। जैसे हमने ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया, यस, ये ज़्यादा ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही बॉडी को नीड होगी ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट जाएगा और वापस बॉडी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये ड्रग क्या करती हैं, हिपेटिक के फंक्शन को जाके सप्रेस कर देती है कि तेरे को अब कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाना है, क्योंकि तो ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज का लेवल तो शरीर में बढ़ा देता है, इसलिए ये लीवर को क्या कर देगा, जाके सप्रेस कर देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण भी होता है स्टूडेंट। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम बिग्यूनाइड्स ड्रग्स देंगे, ये क्या करेंगे, लीवर के फंक्शन को सप्रेस कर देंगे, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होने देने, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो इंसुलिन या उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एक्शन होने लग जाएगा और ग्लूकोज का यूज होने लग जाएगा। तो कौन सी ड्रग होती है बिग्यूनाइड्स की, मेटफॉर्मिन। कौन सी ड्रग होती है स्टूडेंट, मेटफॉर्मिन। ये आजकल बहुत ज़्यादा चलती है। जिस पर्सन की डायबिटीज़ होती है उसमें कौन सी ड्रग देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। ये मेटफॉर्मिन जो ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीएचओ में बन गया है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो बोलेंगे मेटफॉर्मिन। भाई मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस क्यों हुआ, क्योंकि जो टाइप 2 था वो रेजिस्टेंस के कारण ज़्यादा हुआ था, तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा रही है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम कर रही है, तो ड्रग ऑफ चॉइस माना जाएगा किसको, मेटफॉर्मिन को। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, मेटफॉर्मिन। क्लियर, ओके। ये ड्रग लेने से कुछ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। ये ड्रग यूज करने से कुछ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं, जैसे डायरिया भी होता है। यानी पर्सन जैसे लेगा तो इसकी साइड इफेक्ट आएंगी, ये मोस्ट कॉमन होता है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मेटफॉर्मिन ड्रग खा लिया तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, तो डायरिया। और मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस। कि पर्सन्स ने इस ड्रग को खाया, ये ड्रग जस्ट उल्टा काम कर गई, यानी कि बहुत कम ग्लूकोज का लेवल कर दिया, और ग्लूकोज का लेवल सेल में बहुत कम कर दिया, सेल क्या करेंगी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। और लैक्टिक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं और पीएच को कम कर देते हैं। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है मेटफॉर्मिन का। 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज टाइप 2 मेटफॉर्मिन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, बहुत अच्छे। आगे देखो, यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें लिखी है कि मेटफॉर्मिन में नीड टू बी विथहेल्ड टेम्परली, कुछ टाइम के लिए मेटफॉर्मिन को नहीं दिया जाता है बिफोर एंड 48 आवर आफ्टर हैविंग रेडियोलॉजिकल स्टडी। किसी भी ऑर्गन की रेडियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उससे पहले रेडियोलॉजी स्टडी करने के 48 घंटे के बाद में कौन सी ड्रग को नहीं देना है, मेटफॉर्मिन ड्रग को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, रेडियोलॉजिकल स्टडी करोगे तो आप डाई का यूज करोगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये डाई जो कॉन्ट्रास्ट डाई लेके आते हो, जो विजुअलाइजेशन में काम आती है, ये कॉन्ट्रास्ट डाई मेटफॉर्मिन के साथ मिलकर कुछ अबनॉर्मल कंडीशन लेके आएगी, जैसे एसिडोसिस की कंडीशन लेके आएगी और लैक्टिक कंडीशन लेके आएगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या करेगी कि दैट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करवा रहे हैं और आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो, तो बिकॉज रिस्क कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी एंड लैक्टिक एसिडोसिस। मेटफॉर्मिन के साथ कॉन्ट्रास्ट डाई मिलकर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, किडनी की डिजीज कर देगा, लैक्टिक एसिडोसिस कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, मेटफॉर्मिन कब नहीं देना, जब रेडियोलॉजिकल स्टडी करना है, उससे पहले 48 घंटे के बाद में नहीं देना है। क्लियर है, ओके। ड्रग्स की बात कंप्लीट होगी स्टूडेंट, याद रहेगा। अब आगे
जो ड्रग्स दे रहे थे वो टाइप 2 में दे रहे थे। इंसुलिन थेरेपी हम फास्ट और 2 दोनों में दे सकते हैं, लेकिन फास्ट का कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट होता है वो होता है इंसुलिन थेरेपी। ड्रग्स से वहाँ काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यदि मोस्ट कॉमन भी आपको इंसुलिन थेरेपी यूज करवानी है, मोस्ट कॉमन, तो वो टाइप फर्स्ट में होगा, वो टाइप फर्स्ट में होगा। सेकेंड में भी होता है, लेकिन फर्स्ट को तो 100% हम इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इंसुलिन किसकी बनी हुई होती है, तो बहुत इजी है। इंसुलिन मेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द पिग एंड काउस और सिंथेटिक मैट। 3 टाइप से होती है ये। पिग के जो पेनक्रियाज है, सुअर का पेनक्रियाज से, काऊ के पेनक्रियाज से, और आर्टिफिशियल सिंथेटिक भी बनाते हैं। तो 3 टाइप से इंसुलिन का यहाँ पे बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो सुअर के पेनक्रियाज से, काऊ के पेनक्रियाज से और सिंथेटिक मैड होता है। क्लियर? ओके। आगे देखो, इंसुलिन एक्ट इन द लीवर। इंसुलिन कहाँ पे काम करती है जब इंसुलिन को देते हैं हम? जैसे शरीर में हम इंसुलिन देंगे, ये काम करेगी लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू एंड फैसिलिटेट द पासेज ऑफ। ये लीवर पे काम करेगी, मसल्स पे काम करेगी और एडिपोज टिश्यू पे काम करेगी। वहाँ पे काम करके क्या करेगी? ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी? कि आपको पता है कि ये आपका है पर्टिकुलर एडिपोज टिश्यू है। इस एडिपोज टिश्यू के ऊपर क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर लगा हुआ, इंसुलिन का रिसेप्टर। और जैसे ही हमने इंसुलिन खाया, ये इंसुलिन इधर गया, इस रिसेप्टर को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो यहाँ से इसके गेट खुल जाएंगे। इसके गेट खुल गए और गेट खुलते क्या होगा? बाहर जो ग्लूकोज था, बाहर पोटेशियम था और मैग्नीशियम था। ये तीनों कंपोनेंट्स किधर चले जाएंगे? सेल के अंदर। ग्लूकोज, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों किधर चले गए? सेल के अंदर चले गए। सेल को एनर्जी मिल गया, सेल को इलेक्ट्रोलाइट मिल गए, सेल प्रॉपर रूप से काम करने लग गई। तो इंसुलिन क्या करता है? ये तीनों को एक साथ भेजने का काम करता है। जैसे आपने इंसुलिन लिया, इंसुलिन लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू पे काम करेगी और इन तीनों कंपोनेंट्स को सेल के अंदर भेज देगी। ठीक है, भेज दिया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपरकेलीमिया हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया स्टूडेंट? हाइपरकेलीमिया हो गया। तो इसका एंटीडोट क्या होता है? इसका एंटीडोट क्या होता है? बहुत इजी है। एंटीडोट क्या होता है, यहीं से पकड़ना है हमको। एंटीडोट क्या होगा? एंटीडोट क्या होगा कि यदि आप इंसुलिन दोगे तो ब्लड से कैल्शियम सेल के अंदर चला जाएगा। तो कौन सी कंडीशन ट्रीट हो जाएगी? हाइपरकेलीमिया की कंडीशन। ग्लूकोज ज़्यादा दोगे तो ग्लूकोज भी किसको अंदर लेके जाएगा? पोटेशियम को अंदर लेके जाएगा। तो हाइपरकेलीमिया का एंटीडोट होता है इंसुलिन विथ डेक्सट्रोज बोल सकते हैं, इंसुलिन विथ ग्लूकोज बोल सकते हैं। ये एंटीडोट होता है हाइपरकेलीमिया का। हाइपरकेलीमिया का एंटीडोट होता है इंसुलिन विथ डेक्सट्रोज, इंसुलिन विथ डेक्सट्रोज। ठीक है, बहुत इजी है ये एंटीडोट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है हाइपरकेलीमिया का एंटीडोट क्या है, तो बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है? रीफीडिंग सिंड्रोम भी होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब है कि हमने क्या किया? पर्सन्स को फीड करवाया है, यानी कि डिहाइड्रेट वाले पर्सन्स को फीड करवाया, माल न्यूट्रिशन वाले। तो हमने क्या किया कि ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज दिया है। ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज दिया है तो पोटेशियम और मैग्नीशियम भी ग्लूकोज के साथ किधर चले जाएंगे? सेल के अंदर चले गए। फिर ब्लड में किसकी कमी आ जाएगी? पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो रीफीडिंग सिंड्रोम है वो माल न्यूट्रिशन के अंदर ट्रीट करने से पहले भी था, ट्रीट करने के बाद में भी होता है। इसलिए ट्रीट करने से पहले भी हम क्या करते हैं? पोटेशियम और मैग्नीशियम देते हैं। ट्रीट करने के बाद में भी पोटेशियम और मैग्नीशियम देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंसुलिन की। आगे बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टेड बात होने वाली है। देखो, इंसुलिन देते हैं तो वो साइड कौन कौन सी है? इंसुलिन की साइड बतानी है। यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं कि आपको इंसुलिन का सिरिंज है वो इंजेक्ट करवानी है। तो इंजेक्शन लगाते कहाँ पे हैं?
ठीक है। हमारी बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, तो पहले देखो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाने का जो डिग्री होती है वो कौन सी होती है। भाई हमको पता है कि मेथड सबक्यूटेनियस है, तो सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पे आप क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। तो देखो रूट है, रूट कौन सा है स्टूडेंट, इंसुलिन का रूट मोस्टली कौन सा माना गया है, SC रूट माना गया है। कौन सा रूट माना गया है, SC रूट। कितनी डिग्री पे देते हैं, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे देते हैं। लेकिन यहाँ पे दो थोड़ा सा वेरिएशन वाली बात करते हैं, वो देखो क्या करते हैं। यदि कोई पर्सन ओबेज है, यानी मोटा वाला पर्सन है, मोटे वाला पर्सन है, तो उसकी तो हम क्या करेंगे, स्किन को ऐसे पकड़ के और 90 डिग्री तक भी दे सकते हैं। तो ओबेज वाले पर्सन में इंजेक्शन देना है तो कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक दे सकते हो आप, 45 से 90 डिग्री तक दे सकते हो, ठीक है, मोटे वाले में। लेकिन पतले वाला होता है, थिन वाला पर्सन में कितने तक, पतले वाले पर्सन में 45 से 60 डिग्री तक, 45 से 60 डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस वाला इंजेक्शन या ये जो सिरिंज यूज करवाते हैं, इंसुलिन सिरिंज, ये इंसर्ट करवा सकते हैं, है ना। तो जब भी इंसुलिन यूज करवाते हैं, ठीक है। तो रूट का पता चल गया, एंगल का पता चल गया, ओबेज और थिन का पता चल गया। कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं वो देखो, एब्डोमेन पे लगा सकते हो। ये जो कोई एरिया दिख रहा है आपको, अम्बलाइकस के चारों तरफ का एरिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन होता है स्टूडेंट, एब्डोमेन। यदि आपको ऑप्शन 4 मिले कि इंजेक्ट करवानी है इंसुलिन को, मोस्ट कॉमन साइड का नाम बताओ, और 4 आपके ऑप्शन है एब्डोमेन, थाई, हिप्स, अपर आर्म, तो राइट आंसर एब्डोमेन होगा। राइट आंसर एब्डोमेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से इंसुलिन इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, इजीली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तुरंत हो जाती है, क्विक हो जाती है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए मोस्ट कॉमन कौन सी साइड, एब्डोमेन की साइड होती है। इसके अलावा एंटीरियर थाई है, एंटीरियर थाई है, हिप्स एरिया है और अपर आर्म्स है, अपर आर्म्स है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप SC रूट से इंजेक्शन लगा सकते हो, इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और इसमें देखो, रोटेट साइड, रोटेट साइड 2 to 3 वीक्स, रोटेट साइड, रोटेट का मतलब ये हुआ, आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में सपोज करो आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया है, अम्बलाइकस के सराउंडिंग 4 फिंगर एरिया के चारों तरफ हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, 4 फिंगर। तो यहाँ पे आपने आइए सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन लगाया है, ये 2 से 3 वीक के बाद में क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है, इस साइड को चेंज कर देना है। और चेंज कितने दूर तक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3, यानी कि 4 सेंटीमीटर तक की हम स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ते हैं, बार बार एक ही साइड पे इंजेक्शन लगाओगे तो वहां पे लिपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लिपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी। तो इस लिपोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए 2 से 3 वीक के बाद में साइड को चेंज कर दिया जाता है। कि सपोज करो इस एरिया में हम लगा रहे थे, इस एरिया में लगा रहे थे, तो 2 से 3 वीक के बाद में दूसरे एरिया में लगाने लग जाएंगे। किसको प्रिवेंट करना है, लिपोडिस्ट्रोफी को। क्लियर, देखो ये आ गया, कॉम्प्लिकेशन है, इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है कि इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी, इंसुलिन की लिपोडिस्ट्रोफी है कि लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट एंड अपीयर स्लाइड डिम्पलिंग। बार बार एक ही साइड पे इंसुलिन लगाओगे, वहां से सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाएगी, वहां पे डिंपल पड़ जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे, एंड कॉज द रिपीट यूज ऑफ एन इंजेक्शन साइड। बार बार एक ही साइड पे इंजेक्शन लगाएंगे, इसलिए 3 से 4 वीक के 2 से 3 वीक के बाद में साइड को चेंज कर देना। क्लियर बात। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है डाउन फिनोमिनॉन। डाउन फिनोमिनॉन क्या होता है स्टूडेंट, देखो, इट रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। टिश्यू इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, टिश्यू सेंसिटाइज नहीं होते हैं, एंड यूजुअली डेवलप ब्रेकफास्ट, यूजुअली डेवलप प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया अकर बिटवीन 5 to 8 AM। हमने क्या किया, शाम को इवनिंग को डोज दिया है, इवनिंग को डोज दिया है, इंसुलिन की डोज दी है, कौन सी, इंसुलिन की डोज दी है, और सुबह के 5 और 8 के बीच में नहीं प्री ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया,
बढ़ गया, उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। यानी सुबह वाले टाइम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का कारण है कि रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन इंटरफेयर करेगा और इंटरफेयर करके किसको बढ़ा देगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो बात समझ में आई क्या? डाउन फिनोमिनोन का मतलब क्या हुआ कि हमने शाम को इंसुलिन का डोज लिया, लेकिन सुबह 5 से लेकर 8 बजे का जो टाइम है जिसको प्री ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसमें किसका लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है, ये नॉक्चुरल रात को जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुए, ये इसके लेवल को बढ़ा दिया। तो ट्रीट क्या करोगे स्टूडेंट, जो शाम को आप इंसुलिन की डोज दे रहे हो उसको बढ़ा दो, उसकी डोज को बढ़ा देंगे तो ये सुबह हाइपरग्लाइसीमिया को नहीं होने देगी। और वो इंसुलिन कौन सी देंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ये 12 घंटे तक काम करती है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। इसको ट्रीट करने के लिए किसकी डोज बढ़ाएंगे, इंक्रीज इंटरमीडिएट इंसुलिन की डोज बढ़ाएंगे। और ये कितने घंटे तक काम करती है, 6 से 12 घंटे तक। आगे टेबल में और देखेंगे। नेक्स्ट फिनोमिना है सोमोगे। सोमोगे फिनोमिनॉन क्या होता है, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है कि नॉर्मल और एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल एट बेड टाइम, जब पर्सन बेड पे गया था उस टाइम पे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल था और थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था, कम नहीं था, बढ़ा हुआ था, और हमने इंटरमीडिएट की इंसुलिन की डोज दे दी है। अब देखो, हाइपोग्लाइसीमिया अकर एट अबाउट 2 to 3 AM, रात की 2 और 3 बजे, रात की 2-3 बजे ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। देखो उसमें बढ़ रहा था, इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। 2 से 3 बजे ग्लूकोज का लेवल रात को कम हो गया है, कम हो गया है। कोज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इसके लेवल को इंटरफेयर करते हैं, इसके लेवल को इंटरफेयर करते हैं और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी सा है। इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो पर्सन्स को इवनिंग वाली जो डोज दे रहे हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग डोज को कम कर देंगे, कम कर देंगे तो किसके चांस नहीं रहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के चांस। तो इसमें तो बढ़ा दिया और इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है इंक्रीज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसकी डोज को कम कर देंगे, इसकी डोज को कम कर देंगे, इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि डाउन फिनोमिनन का मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो डोज को और बढ़ा देंगे। ठीक है, सोमेगी फिनोमिनन क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है रात को 2 से 3 बजे, तो इंटरमीडिएट जो इवनिंग की डोज है उसको कम कर देंगे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों को हम ट्रीट भी कर सकते हैं, दोनों के बारे में हमको पता भी चल गया है। और लिपोडिस्ट्रोफी के बारे में, ये तीनों कॉम्प्लिकेशन होते हैं इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट। ओके, ये टेबल है, बहुत इजी तरीके से बनाई हुई है, ध्यान देना। पहले हम टाइप की बात करेंगे, इंसुलिन कितने टाइप से यूज होते हैं। तो पहला टाइप है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। पहली कौन सी इंसुलिन है स्टूडेंट, रैपिड एक्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि तुरंत एक्शन करने वाली है, तुरंत एक्शन करने वाली है। कौन कौन सी होती हैं, होमालोग, नोवोलोग और एपिड्रा, ये तीनों इंसुलिन है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। होमोलॉग, नोवोलॉग और एपिड्रा, ये तीनों है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ऑनसेट कितने आवर में हो जाती है, जैसे ही ब्लड में जाएंगे और ऑनसेट होंगी तो ये होंगी 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर, यानी आधे घंटे से पहले पहले इनकी एक्शन ही स्टार्ट हो जाएगी, ये ऑनसेट हो जाएंगे। ऑनसेट हो जाएंगे तो क्वेश्चन बना है कि इमरजेंसी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए कौन सी इंसुलिन यूज करवाते हैं, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एग्जांपल है हुमालोग, नोवोलोग और एपिड्रा रैपिड एक्शन करती है, ऑनसेट होती है 10 से 30 मिनट में, इमरजेंसी ड्रग है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, पीक लेवल पे कब चली जाती है, यानी इसका हाईएस्ट लेवल कब तक चला जाता है, 10-30 आधे घंटे से 3 घंटे के अंदर, आधे घंटे से 3 घंटे में इसका लेवल पीक पे चला जाता है। कितने ड्यूरेशन तक काम करती है,
3 से 5 घंटे तक हमने दिया, 5 घंटे तक ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखेंगी। यहाँ पे याद रखना, जब भी ये पीक लेवल पे जाएंगी, जब भी पीक लेवल पे जाएंगी हाइपोग्लाइसीमिया करेंगी, हाइपोग्लाइसीमिया करेंगी। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में हाइपोग्लाइसीमिया कब देखने को मिलेगा, पीक लेवल पे देखने को मिलेगा, 3 से 5 घंटे में देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी 3 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे देखो, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो इंसुलिन होते हैं वो थोड़ा टाइम कम लेती है, ठीक है, शॉर्ट हो गई। इनका एग्जाम्पल है रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन। रेगुलर इंसुलिन होती हैं वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं स्टूडेंट, और रेगुलर इंसुलिन में ब्रांड का नाम है होमुलिन आर। होमुलिन आर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने वाली ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, होमुलिन आर। होमुलिन आर ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग है। रेगुलर ड्रग का नाम पता चल गया, कौन सी, रेगुलर इंसुलिन ड्रग्स या इंजेक्शन कौन सा होता है, तो वो होमुलिन आर होता है। रेगुलर इंसुलिन को बोला जाएगा, रेगुलर इंसुलिन को बोला जाएगा। और ये 30 से 60 मिनट ऑनसेट होने में टाइम कितना लेगी स्टूडेंट, 30 से 60 मिनट लेंगी। और 30 से 60 मिनट में यहाँ पे देखो एक नोट लिखा है कि 1 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन विल डिक्रीज। 1 यूनिट यानी 100, एक इंसुलिन के अंदर 100 यूनिट पर देखने को मिलेगा, लीटर पर देखने को मिलेगा। तो 1 यूनिट रेगुलर इंसुलिन विल डिक्रीज 30 mg पर डेसीलीटर क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। ये ग्लूकोज के लेवल को 30 mg पर डेसीलीटर तक कम करती है। तो एक डोज देंगे तो ये इतना कम कर देगी, ठीक है। तो ऑन सेट कितना हो रही है, 30 से 60 मिनट के अंदर हो रही है, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर इसको रेगुलर ऑन सेट होने में टाइम लेगा। और ये पीक लेवल पे कब चली जाएगी, 2 से 5 घंटे में चली जाएगी। और 2 से 5 घंटे में पीक लेवल पे चली जाएगी। और कब तक रहेगी, ड्यूरेशन कब तक रहेगा इसका, 12 घंटे तक रहेगा। तो 2 इंसुलिन हमने यहाँ पे पढ़ा है, रैपिड वाला और शॉर्ट एक्टिंग वाला। दोनों के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और अब की बार भी CHO में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो, थर्ड वाली है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, ये थर्ड टाइप की इंसुलिन होती है। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है NPH। NPH की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, नेचुरल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन। नेचुरल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन NPH होता है। ये इंटरमीडिएट होती है, और ये 1 से 2 घंटे में इसका ऑनसेट होने का टाइम होता है। और 6 से 12 घंटे में पीक लेवल पे चली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं कि इंटरमीडिएट इंसुलिन में हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, तो 12 घंटे के बाद में होता है। और इसका ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहता है, ड्यूरेशन इसका 12 से 24 घंटे तक रहता है स्टूडेंट, 12 से 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन होता है। और लास्ट में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसको इंसुलिन ग्लार्जिन इंजेक्शन बोलते हैं। इंसुलिन ग्लार्जिन इंजेक्शन होते हैं। और ये एग्जाम्पल है लेंटस और लेविमर। लेविमर और लेंटस 2 इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये 2 से 4 घंटे के अंदर पीक लेवल पे चली जाती है, यानी कि लॉन्ग है, धीरे धीरे जाएगी। और इसका पीक लेवल, सॉरी इसका ऑनसेट है, पीक लेवल का इसका पता नहीं है। और 24 घंटे तक ये एक्शन करती है। क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन लेंटस कांट मिक्स विथ अदर टाइप ऑफ इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो ग्लार्जिन है या लेंटस है, उसको दूसरी इंसुलिन के साथ कभी भी मिक्स नहीं किया जाता है स्टूडेंट, याद रखना है। बहुत इजी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। आगे देखो, इंजेक्शन शुड बी 1.5 इंच अपार्ट फ्रॉम विद इन एनाटोमिकल पोजिशन। 1.5 इंच दूरी पे लगाएंगे, क्योंकि ये लिपोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए। हीट, मास एंड एक्सरसाइज आर इंजेक्टेड साइड। जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वहाँ पे हीट, मसाज या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा, क्लियर है। इंसुलिन की सिरिंज 27 से 29 गेज की इंसुलिन की नीडल यूज करवाएंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1/2 इंच की लेंथ होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने जो डोज मिक्स किया है, 2 इंसुलिन आपस में मिक्स किया है, उसको कितने टाइम में लगा देना है, 5 से 15 मिनट, नहीं तो खराब हो जाएंगी। तो हमने सिरिंज ले ली है, कितनी लंबी ली है, कितनी जो मिक्स्ड वाली है, उसके टाइम ड्यूरेशन की बात की है।
और कौन कौन सी ड्रग्स को आईवी दे सकते हैं। इतने टाइम तक हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे थे, लेकिन देखो रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आर ओनली टाइप ऑफ इंसुलिन दैट कैन बी एडमिशन आईवी। इन ड्रग्स को क्या दे सकते हैं हम, आईवी यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग, जो स्टार्टिंग की दो पड़ी थी वो हम दे सकते हैं आईवी, तो आईवी दे सकते हैं। इसके अलावा सारी ऐसी देते हैं। क्वेश्चन पूछा है द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हाउ टू मिक्स रेगुलर इंसुलिन। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक रेगुलर इंसुलिन और एक एनपीएच इंसुलिन इज द सेम सीरीज। एक सेम सीरीज के अंदर रेगुलर और कौन सी, एनपीएच वाली इंसुलिन लेनी है, ठीक है। विच एक्शन इफ परफॉर्म बाय द क्लाइंट, कौन सी एक्शन क्लाइंट परफॉर्म करेगा कि वो इंडिकेट करवाएगा द नीड ऑफ फर्दर टीचिंग, कि उसको बहुत ज़्यादा टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक ही सिरिंज आपके पास में, उसमें दो इंसुलिन को मिक्स करवाना है, एक तो रेगुलर वाली को और एक एनपीएच वाली को। तो पहले कौन सी को लेंगे, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे टीच करवा दिया पेशेंट को। अब पेशेंट कुछ इस प्रकार से गलत बोलेगा तो वो बात हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे एक बात गलत है और तीनों बातें सही है। देखो पहले चलो, विड्रोवल द एनपीएच इंसुलिन फर्स्ट, पहले एनपीएच इंसुलिन को हम विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट, रेगुलर इंसुलिन को पहले विड्रॉ किया जाता है। यस 100% सही है कि पहले कौन सी इंसुलिन को विड्रॉ करते हैं हम, रेगुलर इंसुलिन को। इंजेक्ट एयर इनटू द एनपीएच इंसुलिन वायल फर्स्ट, एनपीएच जो वायल है उसमें एयर को पहले फिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इंजेक्ट एन अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू द डिजायर्ड डोज ऑफ इंसुलिन इनटू ईच वायर, ठीक है। डिजायर्ड और इक्वल में लेते हैं, दोनों को मिक्स करना तो इक्वल अमाउंट में हम लेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन पहली वाली बात गलत है। याद रखना स्टूडेंट, दो इंसुलिन को एक वायल या एक सिरिंज में लेना है तो सबसे पहले रेगुलर वाली लेते हैं, उसके बाद में एनपीएच वाली लेते हैं, ठीक है। विड्रॉ की बात करें तो पहले रेगुलर होगी, उसके बाद में एनपीएच होगी। एयर फिल्ड करते हैं तो पहले एनपीएच में करते हैं, उसके बाद में रेगुलर में करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको बातें याद रखनी है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बने और बेसिक बने। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। डायबिटीज मेलाइटस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और ये सारी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को क्लियरली डाउट क्लियर करते हुए पढ़ना है, और कोई भी आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलने वाले।